नमस्कार, गुड इवनिंग। कलम पटना और रांची के इस वर्चुअल सत्र में मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन व एहसास वुमेन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी यह जानते हैं कि प्रभा खेतान फाउंडेशन भारत और दुनिया के लगभग 30 शहरों में अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने के अभियान से जुड़ा है। कलम और इसी तरह के कई आयोजन फाउंडेशन की ऐसे ही अभियानों का हिस्सा है। अपनी भाषा अपने लोग, वह सोच है जिससे कलम की गतिविधियां संचालित होती हैं। कलम का उद्देश्य नामचीन लेखकों को और उनके पाठकों को और प्रशंसकों को सीधे संवाद के लिए मंच मुहैया कराना है। ऐसे समय में जब हमारा देश और दुनिया कोरोना की महामारी की चपेट में है, अच्छी खबर यह है कि वैक्सीन बनाने की दिशा में काम हो रहा है। कोरोना के इस माहौल और चुनौतियों से तालमेल बिठाते हुए फाउंडेशन ने कलम के सत्रों को वर्चुअल कर दिया है, ताकि साहित्यिक प्रेमी अपने घर के सुरक्षित माहौल में साहित्य, कला और सांस्कृतिक की अपनी बौद्धिक खुराक से वंचित न रहे। हमें खुशी है कि कलम के आज के इस सत्र में हमारे अतिथि लेखक हैं हिंदी के सुपरिचित युवा कथाकार श्री आशुतोष। आप साहित्य के क्षेत्र में अपने लगाव के लिए जाने जाते हैं। साहित्यिक विमर्शों एवं कथा आलोचना में आपकी विशेष रुचि है। आप एक बेहद अच्छे कथाकार हैं। आपकी कहानियां के 2 संग्रह प्रकाशित हैं, जिनके नाम हैं मरे तो उम्र भर के लिए और उम्र 45 बताई गई थी। आपकी कहानियों के अनुवाद कई भारतीय भाषाओं में हो चुके हैं, जिनमें अंग्रेजी, तेलुगु और उड़िया आदि शामिल है। आपकी लिखी कई कहानियों का मंचन भी हो चुका है। गोरखपुर एवं लखनऊ दूरदर्शन के लिए आपने कुछ टेली फिल्मों की कथा, पटकथा और संवाद भी लिखे हैं। लेखन के लिए आपको कई सम्मान व पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अब मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए श्री आशुतोष जी से बातचीत के लिए रश्मि शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सीमा जी। नमस्कार आशुतोष जी, आपका कलम की इस कड़ी में स्वागत है। सीधे मैं आपसे बातचीत करने के लिए मैं सीधे शुरू हो जाती हूँ सवाल लेकर। सबसे पहले मैं कहूंगी, आपकी कहानियां पढ़ते हुए मुझे लगातार यह एहसास बना रहता है कि इन कहानियों और इनके कथाकार का लोक से गहरा रिश्ता है। कहानी के में घटनाक्रम हो या पात्रों की मनः स्थितियां, सब में लोक की खुशबू रची बसी। आपकी कहानियों में लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग भी खूब मिलता है। तो आपसे बातचीत की शुरुआत यहीं से करते हुए मैं यह जानना चाहती हूँ कि आपके व्यक्तित्व और कथाकार दोनों के निर्मित में लोक की क्या भूमिका है? ये तो इस पे ठीक से बात करना थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि मैं अपने कथाकार व्यक्तित्व को और अपने उस लोक को बिल्कुल अभी तक आपके इस सवाल के पहले तक अलग से करके कभी नहीं देख पाया था। यदि मैं कहानियां लिखता हूं या कहानियां लिखने लायक बन सका, तो उसके पीछे हमारे समाज, हमारी लोक और जो लोक जीवन है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। हम लोग बचपन से ही, और मैं अपने परिवार में मैं वो आखिरी बच्चा हूँ। मेरे बाद के जो मेरे भाई बहन हैं उनका उस तरह से लोक के और गांव के जीवन से वो जुड़ाव नहीं था, क्योंकि वो सब लोग बाहर निकल गए, वो कॉन्वेंट वाले लोग बने। मैं बिल्कुल ट्रांजैक्शन पीढ़ी का आदमी था और मैं बहुत मेरा समय उस लोक में ही बीता है। और बचपन में दादी और नानी ये सब जुड़ाव बहुत ज्यादा रहा, तो इनके साथ मैं बहुत लंबे समय तक रहा। तो इनके अनुभवों और उस बातचीत को सुनते सुनते भी बना। और फिर मेरे लगभग
मेरे अब तक के जीवन का जो शुरुआती 10, 15, 16 साल है, वो बिल्कुल उसी लोक, जिसको आप लोक कह रही हैं, उसी के बीच में मेरा ये जीवन बीता है। और उसी लोक ने मुझे इस तरह से एक सागो या कहानीकार की ये जिंदगी मुझे बख्श दी है, और मतलब उसने मुझे नवाजा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कहानियां लिख पाऊंगा, कर पाऊंगा। और जो लोक है ना, वो अपने आप में, बिना उसे कोई न कहे, वो खुद न कह पाए, उसे कोई न पढ़े, फिर भी वो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन किस्सा है, पूरा का पूरा लोक। उस पे जय बिल्कुल। पराजय, सुख दुख, उसके अच्छा बुरा सब कुछ। तो उसके साथ एक जो गहरा जुड़ाव रहा, और जुड़ाव का मतलब ये कि मैं बहुत पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं था, तो मेरा पूरा समय उसी में बीतता था। हम्म। आशुतोष जी, नेट कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ रही है लगता है। जी, कुछ वो कुछ बीच में आपकी आवाज चली गई हाँ थी, बिल्कुल, मतलब आप गायब हो हाँ गए। हाँ हम्म। हाँ, हाँ, तो आपका तो गांव बता रहे हैं कि आपके बचपन यानी जी, स्कूलिंग आपने गांव से, जहाँ लोग है वहां से की आपने स्कूलिंग, तो वहां से उसके की। और बाद। इसीलिए जो हाँ। मेरा हाँ। जी, जो मेरा ये लेटेस्ट संग्रह है ना, उम्र हम्म। 45 बतलाई गई थी, इस हम्म। संग्रह पे इन तमाम सवालों को के ही जवाब देते हुए मैंने इस हम्म। संग्रह को समर्पित ही किया है अपने उस गांव को, अच्छा। अच्छा, चलिए अभी। जहां से मुझे हाँ। जी हाँ, ठीक है, अभी हम लोगों को जी आपका संग्रह अभी पढ़ नहीं पाए हैं, कुछ कहानियां जरूर पढ़ी हैं। तो कुछ दिनों में, मतलब अभी जी आपके इस कार्यक्रम के बाद जितने हमारे दर्शक हैं उन तक प्रतियां भी पहुंचेंगी, तो हम लोग सब जी, पढ़ लेंगे और आपसे जुड़ भी पाएंगे। तो अब दूसरा अरे सवाल मैं वाह, आपसे कहूंगी, जो कहानियां मैंने पढ़ी आपकी, उसमें जो आपके पात्र हैं, खासकर स्त्री चरित्र, इसको आपने जी काफी मजबूती से लिखा है, वो काफी मजबूत नजर आती है। तो क्या आपने जी अपने आसपास ऐसी मजबूत स्त्रियों को देखा है, या समाज में ऐसी मजबूत स्त्रियों की उपस्थिति आधी आबादी के लिए आपका सपना है? जी, जी सवाल। जी बिल्कुल। हाँ, हाँ हाँ हाँ। मतलब हर और मैं पात्र तो ये मैंने जो। समझता हूँ, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। ठीक बात है आपकी। हाँ। मैं तो ये समझ पाता हूँ कि मैंने आज तक ऐसी कोई कहानी नहीं लिखी हम्म। जिसपे मुझे इमेजिनेशन का सहारा लेना पड़ा हो। वो सब लोग अच्छा। रियल लोग हैं, वो सारे अच्छा। लोग रियल लोग हैं, लाइव हैं, और नहीं भी हैं भौतिक रूप से। तो उनका हम्म। संघर्ष, उनका जद्दोजहद मेरे जेहन में, मेरी चेतना में है। और इसकी शुरुआत मैंने अपने घर में ही देखी है। मैंने अपनी दादी को देखा है, मैं अपनी माँ को देख रहा हूँ। हम लोग का बहुत मध्यवर्गीय परिवार था, और धीरे धीरे वो सामंत, जो एक सामंतवादी परंपरा का छिजता हुआ परिवार था। तो मैंने देखा है कि अंदर बाहर के बीच में किस तरह से हमारी दादी लड़ती रही, और उन्होंने हम लोगों को खड़ा किया। फिर मैं अपनी माँ को देखता रहा हूँ। तो बेसिकली दादी और माँ दोनों से ही मैंने स्त्री के प्रति, मेरे भीतर एक बहुत, मतलब एक आदर का भाव आया। और मैं उस पूरे स्त्री व्यक्तित्व को, वजूद को मैं बहुत मतलब आदर और बहुत उस तरह से मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं, मेरे सहपाठी भी कहते हैं कि जिस उम्र में मतलब स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज में जिस उम्र में बहुत खिलंदड़पन होता है, उस उम्र में भी मैंने कभी जिंदगी में खेल कभी नहीं किया किसी स्त्री के साथ, क्योंकि ये मेरे तो मन बहुत। में बहुत आदर है, बहुत सम्मान है। और मैंने लड़ते हुए, बदलते हुए देखा है स्त्रियों को, अपने जीवन में, अपने समाज में देखा है। इसलिए बार बार मैं उनको वो दस्तक देता रहता हूँ अपनी ही स्मृतियों में। जो स्त्रियां हैं, ताकतवर स्त्रियां हैं, इतिहास में दर्ज नहीं है, लेकिन वो मेरी चेतना में दर्ज है। मैं उनमें दस्तक देता हूँ और बार बार लेके आना चाहता हूँ। यानी आपकी प्रेरणा स्रोत आपकी माता या दादी या आसपास की जी मजबूत स्त्रियां रहीं। जी। चलिए, ये और तो बहुत अच्छी मेरी जो, बात। और हाँ जी। जो मजबूती का सवाल है, वह हम्म। मजबूती मेरे लिए उनकी हम्म। सफलता में नहीं है, मैं नहीं देखता। मैं जी। उस जो जद्दोजहद है, मैं उसके प्रोसेस में ही मजबूती खोजता हूँ। क्योंकि मैं मानता हूँ कि प्लेजर जो है वो प्रोसेस में है, रिजल्ट में बहुत नहीं होता।
तो मुझे जीतती हुई औरत अच्छी लगे न लगे, मुझे लड़ती हुई स्त्री बहुत अच्छी लगती है और बहुत मैं अच्छी उसी बात को है। उसको ही अपना प्रेरणा मानता हूँ और जी, मैं हमेशा कोशिश करता रहा हूँ कि उस संघर्ष को, उस लड़ाई के उस अंदाज को मैं ठीक से लिख पाऊँ। ये तो बहुत अच्छी बात है और हमें बहुत खुशी हुई कि आप इस तरह से स्त्रियों को चरित्र को उभार रहे हैं और वाक़ई ये हमारे लिए ज़रूरत की बात है कि आज की स्त्रियाँ मजबूत बने और अपने लिए संघर्ष करते हुए आगे बढ़ें। अब मैं अगले सवाल की ओर आपको लेके चलती हूँ। आपके 2 संग्रह, जी, कहानी संग्रह मरे तो उम्र भर के लिए और उम्र 45 बतलाई गई थी। मुझे एक बात बताइए कि इन दोनों में आपने उम्र को क्यों रखा? दोनों के शीर्षक में उम्र आया है, तो ये क्या सायास है? कोई खास वजह है या आपने क्यों रखा? शीर्षक चयन के पीछे आपकी क्या मनःस्थिति थी या क्या सोचा था? ये हमें बताइए। अ, बहुत कुछ खास तो नहीं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे जो मेरे दोस्त लोग भी इस बात को कई बार मुझसे पूछते हैं कि अच्छा। तुम शीर्षक बहुत लिरिकल रखते हो। तो हुँ, हुँ। इसके पीछे भी सीधा-सा मसला है कि मेरी पूरी चेतना लोक से बनी है और लोक बहुत लिरिकल होता है। तो मुझे बहुत सीधे-सीधे चीज़ें बहुत उस तरह से पसंद भी नहीं आती, तो मैं उस लिरिकल ही रखता हूँ और उस लिरिकल रखने में चीज़ें थोड़ी इस तरह से बनी। और जहाँ तक उम्र का सवाल है, तो अगर आप लोक से बहुत जुड़े हैं ना और लोक के जद्दोजहद संघर्षों से जानते हैं ना, तो आप जानेंगे कि उम्र एक बड़ा मसला है। हुँ, पूरी हुँ। उम्र बीत जाती है एक छोटे से हुँ, सपने को साकार करने में। ये तो वो बात जो तो सही। उम्र का खेल है, तो मेरे मन में है, मेरे ज़हन में जैसे मैं ही अपने उम्र को लेकर बड़ा मतलब सोचता रहता हूँ। कई बार मुझे लगता है कि और कितना दिन ये उम्र है। तो ये उम्र का खेल देखिए ना कि शुरू होता है और कब खत्म हो जाता है। मुझे लगता है कि सब कुछ जो जीवन के लिए होता है ना, बेसिकली खेल सारा उम्र का है। कि ये उम्र हमको नहीं मालूम कि ये कितने दिनों का है, कहाँ शुरू का मालूम है, खत्म कहाँ होना है, जो हमारे साथ चल रहा है, लेकिन उसका हुँ, एंड पॉइंट क्या है हम नहीं जानते। तो मुझे बड़ा रहस्यात्मक लगता है ये उम्र और मैं अच्छा। इसको लेकर बड़ा सोचता विचारता रहता हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना? हुँ, मुझे नहीं मालूम कि ये उम्र का इस उम्र की उम्र कितनी है, ये नहीं मालूम। तो मुझे बड़ा सही रहस्य बात। लगता है और मुझे सबसे बड़ा रहस्य ये खेल लगता है, ये उम्र का है। तो मैं बार-बार अभी एक और मेरी लंबी कहानी है, जो हुँ, प्रोसेस हुँ। में है, उसका अच्छा, भी शीर्षक है कि क्या तो कितनी तो उम्र है तेरे अपने वीराने की, क्या उसका भी बात है! शीर्षक यही है। तो क्या वो एक बात तीस है! हुँ, एक और लंबी कहानी वो आएगी, हुँ, तो उसका भी हुँ, हुँ, शीर्षक मैंने यही रखा है। तो ये 3 कहानियाँ और तीनों कहानियाँ जब एक साथ कभी कोई पढ़ेगा, तो हुँ, समझ हुँ, पाएगा कि ये जीवन और उम्र और फिर उस उम्र के संघर्ष, है ना? क्या हुँ, इनके आपस में रिश्ता है, क्या है? वो चीज़ें आएँगे समझ में। तो ऐसे ही है, कोई बहुत सुविचारित भी नहीं है, वो बहुत हुँ, हुँ। नेचुरल है, नैसर्गिक स्पॉन्टेनियस है, मैं उस तरह से सोचता हूँ, अच्छा। तो उस तरह से शीर्षक ये उम्र को लेकर बन गया है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने अभी कहा कि आपने मतलब आपकी लंबी कहानी जो पूरी होने जा रही है, आपने जी, पहले भी कई लंबी कहानियाँ लिखी हैं। जी, पिछले कुछ वर्षों में आपकी पीढ़ी के कई कथाकारों के उपन्यास आ चुके हैं। जी, उपन्यास लिखने के बारे में आप क्या सोचते हैं? यह जी। कहानी लेखन से अलग कैसे है? क्या हम उम्मीद करें कि जल्दी कोई आपका उपन्यास हमें पढ़ने को मिलेगा? जी, ये मेरे ऊपर भी बहुत दबाव है कि जी। सबके सारे हमारे दोस्तों के उपन्यास कुछ के आ गए हुँ, हैं और कुछ के बहुत जल्दी आने वाले हैं। हुँ, तो तुम्हारा कब आएगा? ये सवाल मेरे से बहुत बार होता है, मेरे दोस्त भी लोग पूछते हैं। मैं बिल्कुल काम कर रहा हूँ उपन्यास पे और वो उपन्यास जो है, मैं उसका शीर्षक आपको बता देता हूँ। उसका शीर्षक है 24 चौकी 40 बाँस और शायद 24 फिर से 24 बताएँ? 24 चौकी 24 चाल चौकी 40 बाँस। अच्छा 40 बाँस। हाँ, क्या वो एक बात है! ऐसा है कि मुझे लगता है कि उस तरह के कथानक में मतलब और आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, लेकिन मेरे अभी पढ़े-लिखे में उस पृष्ठभूमि और कथानक के चीज़ें अभी नहीं मुझे देखने में मिली है। वो एक बहुत बड़ी दुनिया है। तो मैं उस हुँ, पे धीरे-धीरे काम कर रहा हूँ और वो मेरा पहला उपन्यास होगा। लेकिन अ, चूँकि मैं जानता हूँ उपन्यास लेखन की जो उसका संरचना होता है, जो उसके शास्त्र हैं, मैं कभी भी बहुत अगंभीर तरीके से कोई काम नहीं करता, इसलिए मैं बहुत कम लिखता हूँ। क्योंकि लेखन की जो उसकी ज़िम्मेदारी है, मुझे खूब एहसास है।
मैं डिमांड पर भी नहीं लिख पाता कि तमाम कुछ लोग मुझे कहे कि मेरे लिए कहा, मैं नहीं लिख पाता। मैं कहता हूँ लिख पाऊंगा तो दे दूंगा, मैं लिख ही नहीं पाता क्योंकि मैं बहुत धीरे लिखता हूँ और जब तक आश्वस्त न हो जाऊं, इसलिए मैं अपनी एक छोटी कहानी भी 8-10 बार लिखता हूँ और लिख के 8-8 10-10 महीने पड़ी रहती हैं। मेरी पहली ही कहानी जो तद्भव में आई थी, राम बहोरन की अनात्म कथा, पहली कहानी तद्भव में अखिलेश जी ने उसको प्रकाशित की थी। वो कहानी मैं 6 साल तक लिखता रहा। कभी सोचा नहीं था कि पब्लिश में कहानीकार बनूंगा, लेकिन मेरे मन की वो बात थी तो मैं लिखता रहा। तो इसलिए मैं लेखन को लेकर मैं मानता हूँ कि ये कोई हड़बड़ी का काम नहीं है और मैं कभी किसी मुगालते में नहीं हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा है, फन है कि मैं वो लिख दूंगा तो भूचाल आ जाएगा और क्रांति आ जाएगी। मैं कभी किसी मुगालते में नहीं। मैं बिल्कुल बहुत नेचुरल अपने दिल की बात, मन की बात, जो मैंने दुनिया को देखा है और मुझे लगता है कि ये जो मैं कहूंगा तो अब तक कहे हुए से थोड़ा सा भी अंतर है तभी कहूंगा। अगर पहले जैसा है तो मैं नहीं कहता, मैं लिखूंगा ही नहीं, मैं लिख लिख के बंद कर देता हूँ कि ये बेकार चीज है। तो इसीलिए धीरे धीरे लिखता हूँ। उपन्यास को लेकर भी मतलब मैं 1.5 सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन बहुत धीरे धीरे। मुझे नहीं मालूम कि अगले 2 साल में भी वो आएगा कि नहीं, क्योंकि जब तक मुझे लग जाए नहीं लगेगा कि ये काम मेरे हिसाब से ना एक मुकाम तक पहुंच चुका है, तभी मैं उसको लाऊंगा। बस मुझे ये है कि बहुत बड़ी दुनिया है मेरे मेरे जेहन में। एक ऐसी दुनिया है जो भूल चुकी है, जो लोग मतलब वो यहाँ से जिस समय हम खड़े हैं, इस समय से कहीं अंधेरे में सरका दी गई दुनिया है। मैं उस दुनिया को कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में कहा, मेरे ही घर में मेरे बाप के भाई बहन उस दुनिया से बिल्कुल परिचित नहीं है। तो मैं बिल्कुल कहीं कि मेरे साथ वो दुनिया कहीं गायब ना हो जाए, क्योंकि वो स्मृतियां मेरे मन में है, तो मैं उनको लिखता हूँ। जब तक उनको बहुत प्रामाणिकता से नहीं लिख पाता, तब तक मैं खुद भी संतुष्ट नहीं होता, सामने नहीं लाता। तो ले आऊंगा, वो उपन्यास भी आएगा। कब आएगा ये ठीक ठीक मुझे नहीं मालूम। चलिए, हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं कि आपका उपन्यास जल्दी आए और हमें उस लोक के दर्शन हो जो आप धीरे धीरे रच रहे हैं। अब मैं आपको अगले सवाल की ओर लेके चलती हूँ। मैंने आपकी 2 कहानियां हाल फिलहाल में ही पढ़ी, रंग भी तू रंगरेज भी तू और दादी का कमरा। दोनों कहानियों में एक किरदार का नाम जमाली है जी। क्या इत्तेफाक है या आप किसी जमाली से परिचित हैं या प्रभावित है जिस कारण वो नाम आपने 2 बार उपयोग किया, ये बताएं। हाँ, जैसे मैंने कहा भी था आपसे ना कि मैं कहानी कोई भी हो, यूं ही भी कोई कैरेक्टर उस कहानी में आया है ना, तो वो बिल्कुल मेरा साहित्यिक टूल्स नहीं है, वो मेरे जीवन में आया हुआ कैरेक्टर होता है। वो कहीं मिला होगा किसी रास्ते में, किसी मोड़ में, मैं नाम रखता हूँ तो मतलब वो कोई न कोई होता है। मतलब वो जेहन में थोड़ा बहुत रद्दो-बदल हो जाए नाम रखने में अलग है। जमाली कैरेक्टर बिल्कुल एक मतलब रियल कैरेक्टर है। वो मुस्लिम है, लेकिन उसका जीवन देखेंगे, उसका स्वभाव देखेंगे, उसकी बातें, मुझे उसको देख के वो पूरा हिंदुस्तान लगता है हमेशा। वो सब है, वो सारा मतलब वो हिंदू भी है, वो मुस्लिम भी है। मजेदार बात है कि वो जिस दुनिया में रहता है, जिस गांव में रहता है, जिस समाज में रहता है, कभी किसी ने इस बात को लेकर फर्क नहीं किया, अलग से उसको ना मुस्लिम के रूप में पहचान उसकी नहीं बनी, वो एक मनुष्य के रूप में है। तो बार बार वो कैरेक्टर मुझे बहुत हार्ट करता है कि एक ऐसा जीवन होना चाहिए कि जिसमें आपका जात या आपका क्षेत्र, आपकी चीजें जो है ना, आपका जेंडर, ये आप सामने, पहले आपके भीतर का इंसान सामने हो, ये चीजें सेकेंडरी हो, जरूरत पड़ने पे इसका इस्तेमाल जो लोग करते हैं वो करें। तो वो कैरेक्टर है, ऐसे लोग मैं जिनको जानता हूँ कि वो सबसे ऊपर हैं और बहुत फकीर हैं, संत हैं। इसलिए वो बार बार वो कैरेक्टर मुझे ध्यान था कि ये कहानी लिखते समय कि ये सवाल मतलब था कि मुझे बाद में लगा कि इसका नाम बदल देता हूँ। फिर मुझे लगा कि नाम बदल के भी क्या करूंगा, इंसान तो मैं वही दर्ज कर रहा हूँ, तो कोई नहीं, इसलिए मैंने वो कैरेक्टर रखा था। ये सही है, क्योंकि मैंने महसूस किया कि आपकी कहानियों के पात्र बिल्कुल मुझे वास्तविक लगते हैं। लगता है जैसे आसपास से आपने उठाया हुआ है। तो ये आपने तो बता ही दिया। अब ये जो कहानी आपकी अभी हमने सबसे लेटेस्ट कहानी जो पढ़ी, रंग भी तू रंगरेज भी तू, इस कहानी के बारे में आप थोड़ा बैकग्राउंड बताएंगे? आपने ये कहानी कहाँ से ली और किस तरीके से इस कैरेक्टर को गढ़ा? इसके पीछे क्या मतलब क्या सोचा आपने या कहाँ से वो प्रेरणा मिली कि ये कहानी लिखी आपने? हाँ, मैं इस कहानी के लिए थोड़ी सी बस बात कर बता सकता हूँ आपको कि दरअसल मुझे एक प्रेम कहानी लिखनी थी।
मुझसे अच्छा। वो पाखी का प्रेम विशेषांक था, तो हमसे कहा अच्छा। गया था कि एक प्रेम कहानी लिखो। सवाल ये है कि प्रेम कहानी जिसको मैं प्रेम समझता हूँ, जो मेरे मन में जिस प्रेम के की जो धारणा है या जो अक्ष है मेरे मेरे जेहन में, तो मुझे वो लिखना था। मैं बहुत आधुनिक किस्म की और उस तरह के स्कूल, कॉलेज पूरा जीवन तो उसी में बीता है, लेकिन फिर भी मैं उसको जो देखता रहा, उसको मैं प्रेम नहीं समझ पाता था। ये था कि मैं एक प्रेम लिखूँगा जो प्रेम की तरह हो या प्रेम ही हो। मैं क्रिएट नहीं कर सकता था और मेरे पास तो ये है कि इतने सारे मुद्दे हैं कि मुझे कोई आप मतलब अगर कोई ऐसा कॉम्पिटिशन किया जाए कि मुझे कोई भी मुद्दा दीजिए, मेरे पास बिल्कुल सोचने जैसी चीज़ नहीं है, मेरे पास वो चीज़ होता है। म जो अच्छा। जीवन मैंने जिया है उसमें ऐसे लोग होते हैं, तो इसलिए मैंने वो रखा। 2 चीज़ें इसमें थी कि मुझे एक मतलब जो हिंदू-मुस्लिम के बीच का जो रिश्ता है, तो आपने उस कहानी को देखा होगा कि बेसिकली अगर आप सरफेस नैरेटिव पे बात करें, तो वो एक हिंदू औरत और मुस्लिम पुरुष मुस्लिम के बीच का कैरेक्टर। प्रेम है। बिल्कुल, लेकिन आप बिल्कुल। देखिएगा कि पूरी कहानी में ये हिंदू-मुस्लिम जैसा चीज़ उसमें आ नहीं रहा है। हुँ, जब प्रेम किया जाएगा ना, तो ये हुँ। धर्म और ये जाति का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। तो आप बिल्कुल, बिल्कुल देखेंगे कि सही कहा कहानी आपने। कहानी इस रूप में खड़ी नहीं की गई है। मैंने हुँ, हुँ, जानबूझ के कोशिश की कि कैरेक्टर तो ऐसे 2 धर्मों का रखूँगा, लेकिन उन दोनों धर्मों से ऊपर उनका प्रेम रखूँगा। इसलिए हुँ। जब उस मेले में बदले हुए परिवेश में उसको मतलब वो मॉब लिंचिंग जैसी कोई चीज़ होने स्थिति बनती है, तब जाके वो सवाल पैदा होता है, ये मुस्लिम है। हुँ, उसके पहले पूरी कहानी में अब आप देखिएगा कि जो वो बिशनपुरा वाली भौजी हैं, हुँ। उनके भाई को इस जमाली के परिवार में दखल को लेकर आपत्ति है, लेकिन यह आपत्ति नहीं है कि वो मुसलमान है। बिल्कुल। उनकी आपत्ति इससे नहीं है कि मुसलमान है, उनकी जी। आपत्ति थोड़ा वो सामंतवादी शैली का है कि महतो का घर है, गाँव का आदमी ऐसे, या वो परपुरुष है। इस तरह की आपत्ति उनकी हो सकती है, लेकिन मुसलमान है ऐसी आपत्ति उनको भी नहीं है। लेकिन हुँ, वो कहानी में जिस मोड़ पे मुसलमान, तो मैं ये दिखाना चाहता था कि जहाँ प्रेम होगा, वहाँ जाति और धर्म के मसले गौण हो जाते हैं और प्रेम बिल्कुल, ही वो एक बिल्कुल। ऐसा चीज़ है, जो हुँ, हमारे समाज से जाति, क्षेत्र, लिंग और ये धर्म का जो मसला है, वो प्रेम ही उसको कम कर सकता है, वरना राजनीति से तो ये चीज़ें और बढ़ेंगी। तो मेरा हुँ। उद्देश्य ये था और जो वो सवाल था कि इसलिए जब वो मेले में झगड़ा होता है, तो जी। वो भौजी उससे कहती भी हैं, हुँ, उनको इस बात का अफ़सोस है तो कहती भी हैं कि इतना अच्छा आदमी बन के तुमने क्या पाया? अंततः लोग तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारी टोपी देखकर फैसला करेंगे। सही बात है। जो बिल्कुल, उसको बिल्कुल। आपत्ति है कि ये हाँ, मनुष्य होता है ना, मनुष्य बिल्कुल। मतलब फर्स्ट है, प्राथमिक है, हुँ, इसके हुँ। बाद उसकी दूसरी आइडेंटिटीज़ काम करती हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये था कि प्रेम जो इन सब चीज़ों से ऊपर हो और जो हुँ, हुँ। मैं समझता हूँ कि प्रेम में जो एक था कि जो देना है ना, हुँ, देना हुँ। ही प्रेम है। बिल्कुल, बिल्कुल। पाने की आकांक्षा दरअसल वो प्रेम नहीं, वो सौदागरी है। सही इसलिए हम बात जब प्रेम कर रहे होते हैं ना, तो जिसको बहुत प्रेम करते हैं, अंततः हम उसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं अपने इच्छा से। हम अपने पसंद का उसको गिफ्ट देते हैं कपड़ा, अच्छे से सूट खरीद के लाके देते हैं, लेकिन वो सूट क्या होता है, हम अपने पसंद का सूट देते हैं, अपना रंग देते हैं। दिखा है। तो जी। रहे हैं कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए चीज़ें खरीद के दी, गिफ्ट दिया, लेकिन वो गिफ्ट का कलर तो हमारा अपना पसंद होता है ना। तो हम प्रेम करते हुए उसको अपने रंग में रंग लेते हैं। हुँ, दरअसल हुँ। मैं ये कहता हूँ कि ये प्रेम नहीं है, उसके रंग में रंग जाना ये प्रेम है। तो मैं इसी को दिखाना चाहता था। मतलब आपने अपनी बातों से कहानी का शीर्षक भी सार्थक कर दिया, रंग भी तू रंगरेज भी तू। रंग भी तो मेरा जी। कोई रंग नहीं है, उसी का रंग है और उसी के रंग में रंग जाना ही ये हुँ, असली प्रेम। अपने रंग में रंगना तो फिर वो वर्चस्व है, डोमिनेशन है, बहुत हुँ, एक सॉफ्ट किस्म का डोमिनेशन है। धीरे-धीरे बिल्कुल। उसकी स्वाद बदल देते हैं, अपने पसंद का खाना खिलाते हैं, अपने पसंद का रंग पहनाते हैं, अपने हुँ, हुँ। पसंद से उसको तैयार कराते हैं, तो ये प्रेम कहाँ हुआ? दरअसल एक फ्री मतलब जो कहते हैं ना कि एक बहुत नेचुरल आइडेंटिटी को अपने हुँ, हुँ। रंग में रंगना, ये जी। दरअसल प्रेम नहीं, ये प्रेम के माध्यम से ये अपना वर्चस्व कायम करना है। इसलिए प्रेम के इस रूप को भी समझना चाहिए। तो मैं इसलिए चाहता था कि दरअसल उसके रंग में रंगना हुँ। ये प्रेम है। अपने रंग में उसको रंग लेना ये प्रेम नहीं। आपने प्रेम को लेकर तो बड़ी अच्छी बातें कही। मुझे लगता है कि मेरे साथ-साथ
बाकी सुन रहे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि प्रेम पे इतनी मतलब क्लियरिटी आ गई कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आपने बहुत अच्छे से बात करी। अब मैं आगे बढ़ूंगी और ये सवाल मेरे सामने आ रहा है कि इधर की कहानियों से किस्सा गोई और कहानीपन गायब होने की बात कही जाती है, पर आपकी कहानियों से यह शिकायत नहीं की जा सकती। तो क्या आप समझते हैं आप किस्सा गोई और कहानीपन को कहानी के लिए कितना जरूरी मानते हैं? बहुत बहुत ज्यादा। जी। कहानी से कहानीपन और किस्सागोई निकल जाए हम्म, तो फिर वो निबंध हो जाएगा ना, ऐसे होगा। तो एक विधा तो निबंध की है ना। जी। अगर कहानी है तो कहानी से, हम्म, अब जैसे कविता से काव्यत्व निकल जाए, बिल्कुल। उपन्यास से औपन्यासिकता निकल जाए, निबंधों से विचार निकल जाए और कहानी से किस्सागोई निकल जाए, तो फिर इसको कहानी क्यों कहेंगे, उसको निबंध और उसको उपन्यास क्यों कहेंगे? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कहानी वही है जिसको सुनाया जा सके, जिसको सुना जा सके। और सुनने और सुनाने का एक बहुत ही सिद्ध शिल्प है कि अगर वो किस्सा गोई नहीं है, एक कुतूहल नहीं है कि अच्छा तो इसके बाद क्या हुआ, अच्छा तो इसके बाद क्या हुआ, अगर ये हॉन्ट नहीं करता किसी के दिमाग में तो कैसे बनेगा? और मैं सोचता हूँ कि इसकी भी एक बड़ी भारी समस्या है कि यदि रिसर्च करके, गूगल से मुद्दे उठा के, अखबारों से में छपी खबरों को आधार बनाकर कहानी अगर लिखा जाएगा ना, जिसमें लेखक का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, लेखक का अपना पार्टिसिपेशन न होना, तो कहानियां बहुत बौद्धिक बनती हैं, बहुत अच्छी कहानियां भी बन जाती हैं, लेकिन बार बार नहीं बनती। किस्सा गोई और वो कहानीपन, तो ये तो कहानी होने की शर्त है। अच्छा, जिनके पास ये नहीं है वो लोग कहेंगे कि इसका कोई मतलब नहीं। आप, बात ये है ना, कौशल से भी कहानी लिखी जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, आजकल तो ये लेकिन खूब लिखा जा रहा है। और कॉमन सेंस कहानी में बहुत जरूरी है। कॉमन सेंस में मैं 2-3 घंटे में कहानी लिख सकता हूँ, बिल्कुल ऐसा कॉमन सेंस इस्तेमाल करके कि जो कोई पढ़ेगा उसमें कोई त्रुटि नहीं पाएगी, उसको कोई गलती नहीं मिलेगी, सब लगेगा सब चीज तो है, सारा डिस्कोर्स भी है, मसाले हैं, हर चीज में उसका इस्तेमाल कर लूंगा। वो कॉमन सेंस है, मुझे मालूम है कि क्या क्या कहानी को लोकप्रिय और हिट होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, सारे तत्वों के बारे में जानकारी है, सबको होता है। लेकिन हम्म, मुझे कहानी के बुनियादी ताकत पे भरोसा होना चाहिए था, और मैं उसी ताकत पे भरोसा करता हूँ और केसा गोई पे ही कहानी लिखता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया है। और एक बहुत अच्छा मैं पाठक भी हूँ, मैं जैसी कहानियां पढ़ता हूँ, जिस तरह की कहानियां पसंद करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि भाई इसमें केसा गोई होगी तो लोग पढ़ेंगे, मैं लोगों का समय क्यों खराब करूं? मेरे मेरे अंदर का जो वैचारिक बहस है, इसको सुनाने के लिए मैं कहानी लिखूंगा और पाठक का समय बर्बाद करूंगा। जिस पत्रिका में वो कहानी छपेगी, 8-10 पेज उसके खराब होंगे, और वो पर्यावरण, पेड़ों से कागज बनते हैं, वो पेड़ शहीद हुए हैं उस कागज के लिए। मैं अपना वैचारिक गद्य लिख रहा हूँ कहानी के नाम पर। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि सीख दे, आनंद दे, हॉन्ट करे और मन को रमाए, तभी तक मैं उसको लिख, इसलिए मैंने कहा कि मैं लिख लिख के मिटा देता हूँ, काट देता हूँ, छोड़ देता हूँ, मुझे लगता है कि ये कोई जरूरी बात नहीं है जब तक इसमें वो रस नहीं आएगा। इसलिए मैं वो ऐसा करता हूँ और जरूरी मानता हूँ कि किस्सा गोई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपकी इस बात की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जब आपने ऐसे कहानियों की बात करी कि ऐसी कहानियां पसंद करता हूँ, तो हम लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपके पसंदीदा लेखक कौन है, समकालीन में भी और पुराने लेखक जिनको आप हमेशा पढ़ते हैं, आप जिनसे प्रेरित होते हैं, आप हमें उनका नाम बताएं, उनकी कहानियां भी बताएं जो आपको बहुत मेरे प्रभावित मेरे करें। मेरे मेरी पसंदगी में मतलब एक दो तरह का, मतलब एक पैरेलल, एक मतलब वो रास्ता है। मैं, बहुत हम्म, सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कहानियां पढ़ता हूँ और पसंद करता हूँ, पुराने से हम्म, लेकर नए तक। और उसमें एक धारा ये है, जिनको पसंद भी करता हूँ और जिनसे प्रेरित होता हूँ। तो ये दो तरह की हैं। जैसे प्रेमचंद मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं हम्म, प्रेमचंद की तरह नहीं लिखना चाहता। मुझे बिल्कुल प्रेमचंद की कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, और उनकी शायद ही कोई कहानी होगी, जो कहते हैं ना कि प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं। बिल्कुल। मैं 2-3 महीने में पूरी कहानियां मैं उनको पढ़ चुका हूँ। वाह। प्रेमचंद की कोई कहानी नहीं है कि जो मैंने नहीं पढ़ी हो, उनका कोई हम्म, सा उपन्यास ऐसा नहीं है, यहाँ तक अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र भी मैंने 2-3 बार पढ़ा है। हम्म, सबसे ज्यादा मैंने प्रेमचंद को पढ़ा है।
लेकिन मैं प्रेमचंद जैसा नहीं लिख सकता। मुझे लगता है उन्होंने तो बहुत अच्छा लिख ही दिया, वैसा क्या लिखूंगा। प्रेमचंद हैं, अज्ञे की कहानियां मुझे बहुत पसंद है, निर्मल वर्मा को मैंने बहुत पढ़ा है। और नए में नए क्या, थोड़े हमारी पुणे में उदय प्रकाश बहुत पसंद है मुझे। अखिलेश जी की कहानियां बहुत पसंद हैं। प्रियंवत की कहानियां मैंने बहुत पढ़ी हैं और बहुत पसंद हैं। ऋषिकेश सुलभ जिनकी कहानियां मुझे बहुत पसंद है, उनको एक एक कहानी तो कई कई बार मैंने पढ़ा है। धीरेन्द्र अस्थाना, मनोज रूपड़ा, और अपने साथ के सारे दोस्त, जिसमें चंदन की कहानी, कुणाल की कहानी, मनोज पांडे, राकेश दुबे, नीलाक्षी जी, कविता जी की कहानियां बहुत मैंने पढ़ी हैं और बहुत पसंद आती हैं। लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है कि जैसा लिखना चाहता हूँ, उसमें शुरू से आप देखेंगे तो मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, कहानियां तो नहीं, उनके उपन्यास मुझे हमेशा से बहुत, मैं डूब जाता हूँ। उनके उपन्यास मैंने बहुत पढ़ा है, मैं उसका प्रभाव मेरे ऊपर, मैं उस तरह से कुछ लिखना चाहता था। और रेणु जैसा, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियां मैंने बहुत पढ़ी, मेरे ऊपर उनका बहुत प्रभाव है। निर्मल वर्मा का की भाषा में जो लयात्मकता है, उस लयात्मकता का बहुत प्रभाव है। लेकिन उनके कंटेंट्स मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन वो निर्मल वर्मा की कथा की जो जमीन है, वो मेरी जमीन है ही नहीं है, तो उस तरह से मैंने लिख पाता। उनकी कहानियों में वो गांव देहात, कस्बा, किसान, मजदूर नहीं आता है, लेकिन जो आता है वो पसंद है मुझे। लेकिन मैं, चूंकि वो जमीन मेरी नहीं है, तो मैं वो ऐसा नहीं लिख सकता। तो इस तरह से देखेंगे ना कि पसंद और प्रेरक, दो तरह के मेरे पास कहानीकार हैं। बहुत सारे लोग पसंद भी आते हैं और बहुत सारे लोग मुझे प्रेरित करते हैं, जिसमें रेणु हैं, द्विवेदी जी हैं। नए ऋषिकेश सुलभ की कहानियां मुझे बहुत पसंद है, मैं उसको बार बार पढ़ता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि इस तरह से लिखना चाहिए। इस तरह से भारतीय भाषाओं में बहुत सारे ऐसे रचनाकार हैं जिनको मैंने पढ़ा, और जैसे गुरदयाल सिंह पंजाबी में मुझे बहुत पसंद है, युवा अनंत मूर्ति बहुत पसंद है, बिमल मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी मुझे बहुत पसंद है बंगला में। तो अब जैसे तमाम एक मिला जुला इम्पैक्ट है लोगों को पढ़ने का। अपने साथ के लोग, जो दोस्त लोग हैं, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, और उन लोगों की कहानियां, तो हम लोगों में बहसें भी होती हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, लेकिन खूब अच्छा लगता है सबका पढ़ लिखना। यदि आप कहानीकार नहीं होते तो क्या होते? मतलब आपकी पसंद का कोई और क्षेत्र है? मैं सोचता था कि मैं मुंबई चला गया होता फिर भी वहां जाके कहानी ही लिखता, क्योंकि बचपन से मैंने उसी लोक में रहते हुए, जो एक नाच की कला होती है, मैं उसका बड़ा घनघोर दर्शक रहा। घर में मुझे बहुत पिटाई पड़ी इसके लिए, क्योंकि एक अच्छे घरों के बच्चों को अलाउ नहीं होता कि वो जाके नाच देखें रात रात भर। तो मैं ये सब करता था और उसके लिए बहुत मार भी खाता था। तो उन सब चीजों से मेरे अंदर ना वो एक ड्रामेटिक जो चीजें हैं, नाटकीयता, और वो जो शिल्प है, मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसलिए मैंने अपने लेखन की शुरुआत नाटकों से ही किया था। फिर कुछ नाट्य समूह थे, हमारे दोस्त लोग थे, उनके साथ काम करता था, कुछ नाटकों में अभिनय किए। फिर उसी के साथ साथ मैंने दूरदर्शन के लिए कुछ टेलीफिल्में लिखी, कुछ डॉक्यूमेंट्री लिखा। तो मुझे लगता था कि ये मेरा रास्ता है। लेकिन एक मध्यवर्गीय परिवार की जो एक समस्या होती है ना, कि जब तक आप नौकरी, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं पाते, तब तक आपको सफल नहीं माना जाएगा। तो वो जो एक चीज था कि सब कर रहे हैं, एक नौकरी भी होनी चाहिए, तो मैं टीचिंग में आ गया, यूनिवर्सिटी में आ गया, काम करने लगा। तो मुझे अभी भी मुझे कोफ्त रहता है कि मैं वो नहीं किया। लेकिन इसी दरमियान लिखते पढ़ते मुझे वो रास्ता मिला, और मैंने वो बताई कि एक ही कहानी राम भौरन की नाम कथा कई सालों तक लिखता था, छोड़ देता था, 8-10 महीना पड़ी रहती थी, फिर कभी उठा के लिखता था। और वो चीज अखिलेश जी के हाथ लगी, और उन्होंने तद्भव में जब प्रकाशित किया, तो मुझे लगा कि अच्छा, मैं कहानीकार हो सकता हूँ। और फिर उसका जो रिस्पांस आया, फिर कालिया जी ने नया ज्ञानोदय में मेरी कहानी, जो मरे तो उम्र भर के लिए, प्रकाशित की। तो इस सब चीजों से धीरे धीरे मुझे क्या हुआ कि 1-2 कहानियां मेरी प्रकाशित हुई। पिता का नाच कहानी उसी बीच आई, बहुत छोटी सी कहानी, मेरी सबसे छोटी कहानी वही है, वो कहानी मैंने आई। पढ़ी है मैंने। जी। फिर दादी का कमरा, इसको अशोक वाजपेयी जी को बहुत पसंद था, तो उन्होंने दीप भव, जो लोकमत समाचार का था। तो शुरुआती दिनों में 3-4 सालों में 3-4 कहानियां मेरी आई, और इसका रिस्पांस बहुत था। लोगों ने मुझे बहुत मतलब सराहा, और तो उन लोग, अब बड़े अच्छे लेखकों ने मुझसे कहा कि तुम बहुत अच्छा लिख रहे हो, तो इससे मेरी प्रेरणा जगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे लेखक नहीं हुआ होता ना,
तो गांव देहात में मैं खेती उती करता और वहां भी लोग नहीं मिलते तो पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को कहानी ही सुनाता करता। मतलब आप जन्मजात किस्सागो हैं और आपको कह कहानियां सकते किस्सा कहनी है। हाँ, कह सकती हैं। मैं वही सब करता, उसी में उसी दुनिया में रहता। आपने तो पटकथा लेखन और संवाद लेखन भी किया। आपको क्या लगता है परस्पर इन दोनों में कैसा अंतर संबंध है? कहानी लेखन और पटकथा लेखन, संवाद लेखन, इसमें मतलब एक दूसरे से जुड़े हैं या अलग है? क्या अनुभव एक हुआ लेवल आपको? पे, एक लेवल पे जैसे पटकथा भी आप है ना, तो उसका भी बेसिक बात तो एक स्टोरी है। पटकथा भी एक तो स्क्रीन मतलब प्ले का भी तो एक स्टोरी है, कथा ही बेस है। अगर आप कहानीकार भी हैं, कथाएं लिखते भी हैं, और उसके बाद यदि आप हाँ, दोनों में बस अंतर है कि स्क्रिप्ट राइटिंग थोड़ा टेक्निकल है, उसके अपने जॉर्गन्स हैं, उसकी अपनी एक मेथोडोलॉजी है, उसकी एक टेक्निक है। अगर टेक्निक से परिचित हैं तो अगर कहानीकार हैं और टेक्निक जान गए तो आपके लिए आसान होता है विजुअलाइज करना। स्क्रीन राइटिंग में, कहानी में तो आप नरेशन दे देते हैं, लेकिन स्क्रीन राइटिंग में एक दृश्यात्मकता होती है, विजुअलाइज करना होता है किसी भी एक इवेंट को, दृश्य को। तो मुझे लगता है कि अगर आप कथाकार हैं और स्क्रीन राइटिंग के टूल्स, तकनीकी से परिचित हैं तो बड़ा आसान है लिखना। और मैं कई बार सोचता हूँ कि केवल पटकथा कैसे लोग लिख लेते होंगे, अगर उसके अंदर किस्सागो का तत्व तो नहीं है, कथाकार का कोई हिस्सा नहीं है, तो पटकथा बहुत टेक्निकल होता होगा, है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत गहरा संबंध है। अगर एक ही आदमी दोनों है ना, तो वो अपनी कहानी को ज्यादा बढ़िया से स्क्रिप्ट राइटर में बता पाता है कि ये कहानी का नैरेटिव क्या होगा, कहाँ से शुरू करें, कहाँ ले जाएं, कौन सा दृश्य पहले आए। अगर कथाकार, मैंने जितनी भी पटकथाएं लगभग लखनऊ दूरदर्शन के लिए 2-3 हिंदी टेलीफिल्में, गोरखपुर के लिए मैंने जितनी भी लिखी ना, वो अपनी ही कहानियों पे लिखी। मैंने किसी दूसरे की कहानी की पटकथा नहीं लिखा, और मेरे लिए बड़ा आसान लगता है कि मैं तुरंत बैठ के, हाँ, मेरे लिए बहुत आसान है कि अपनी ही कहानी है, मैं उसको बहुत आसानी से लिख देता हूँ। मैंने 1-2 नाटक, मेरे छोटे छोटे जो कल्चरल, जो एनी रेलवे का जो कल्चरल समूह है, उसने एक नाटक मेरा पिया परदेसी आपके कोलकाता सियालदह में अखिल भारतीय जो इंटर रेलवे ड्रामा कंपटीशन था, उसमें उसको फर्स्ट प्राइज मिला लगातार 2 बार। वो मेरी कहानी थी, छोटी सी। आशुतोष जी की आवाज नेट प्रॉब्लम। अब आ रही है क्या? हेलो जी आ रही है। हाँ हाँ, तो ये मैं समझ पाता हूँ कि मैंने वो सब किया तो अच्छा, मुझे लगता है कि ज्यादा आसान है और बहुत गहरा संबंध है अगर कहानीकार और पटकथा लेखक एक ही है तो। जी रश्मि जी। आई थिंक उनके नेट में कुछ प्रॉब्लम है, वो आई थिंक कनेक्ट कर रही है। जी जी रश्मि जी। हाँ, ये मेरा नेटवर्क लगता है कुछ गड़बड़ हो गया था, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा था। अभी मैं नजर आ रही हूँ ना? जी जी बिल्कुल। जी जी। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कहानी और आलोचना के अंतर संबंधों पर आपकी क्या राय है? कुछ लेखक आलोचना को अनावश्यक और गैर जरूरी मानते हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आलोचना, देखिए, ठीक ठीक बात की जाए तो रचना पहले है, आलोचना बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आलोचना गैर जरूरी कभी नहीं है, लेकिन यदि आलोचना रचना को ही केंद्र में रखती है तो वो आलोचना साहित्य के लिए, साहित्यकार के लिए, कहानी या कहानीकार सबके लिए बहुत ज्यादा मतलब एक टार्च का काम करती है। लेकिन यदि आलोचना किसी सत्ता संरचना की तरह काम करने लगे, फतवे जारी करने लगे और इस मुगालते में आ जाए कि वो जिसको पास करेगा वो पास और जिसको फेल कर दे वो फेल, ऐसी आलोचना न साहित्य का भला कर सकती है और न वो खुद आलोचना विधा के लिए भी बहुत खराब होती है। लेकिन जैसे एक सहयोगी प्रयास है,
ये पता नहीं कुछ रचनाकार बड़े नाराज रहते हैं आलोचकों पर। मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। मुझे तो कोई आलोचक, कोई पाठक भी अगर बहुत निर्मल मन से मेरी कहानियों पे कोई कमी बताता है, कोई बात कहता है, कोई चीज बता देता है कि ये फॉल्ट है, ये कमी है, यहाँ ये होना चाहिए, तो मैं तो उसको सर माथे पे लेता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, आपने बताया मुझको। तो पता नहीं ये किस तरह का झगड़ा है रचनाकार और आलोचक का, कि ये लोग आपस में ना। मैं हमेशा इसको मानता हूँ कि यदि दोनों चीजें, अगर कोई कहानी, कोई कथाकार सिर्फ आलोचना के कैनन में फिट होने के लिए लिखी जा रही हो तो वो कहानी नहीं है। अगर कोई आलोचना, है ना, अपने को किसी सामंत की तरह, किसी सत्ता संरचना की तरह या फतवे जारी करने वाले किसी स्ट्रक्चर की तरफ अपने को पेश करती है तो आलोचना नहीं है, वो एक तरह से गाल बजाना है। लेकिन यदि आलोचना और रचना एक दूसरे को के साथ सहयोगी रचनात्मक प्रयास के तौर पे आते हैं ना, तो ये साहित्य का भला है। साहित्य में गुणवत्ता बढ़ेगी, अच्छी साहित्य का जो भविष्य है वो बहुत बेहतर होगा, मैच्योर होगा साहित्य। आलोचना नहीं होगी ना तो आप, कोई भी रचनाकार आएगा और कुछ भी लिख के चला जाएगा, वो सोचेगा कि मैं ही बंकिम चंद्र हूँ, मैं ही रविन्द्रनाथ टैगोर हूँ। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है आलोचना का साथ होना। बिल्कुल और बिल्कुल। इसको तो मैं ऐसे समझता हूँ कि जैसे पैथोलॉजी होती है, वो टेस्ट करके बताते हैं ना। दवाई तो डॉक्टर करेगा, मेडिसिन तो डॉक्टर देगा ना, लेकिन जी, एक पैथोलॉजिस्ट होता है जो चेक करता है कि दरअसल है क्या मसला, बीमारी क्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो हमारा आलोचक जो है वो तरह से एक पैथोलॉजिस्ट है। अगर वो नहीं होगा ना तो फिर रचनाकार कर तो कुछ समझता रह जाए, वो परंपरा का निर्वहन नहीं कर पाएगा कि हम जो लिख रहे हैं वो किस परंपरा में आती है, क्या परंपरा का विस्तार है कि विचलन है। दरअसल वो आलोचक बताता है। तो अगर दोनों अपनी मर्यादा और अपनी सीमा में रहें और सहयोगी प्रयास के रूप में रहें तो दोनों बहुत बेहतर हैं और इन दोनों का अस्तित्व होना ही चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात कही। मैं बात और आगे जारी रखूंगी, पर इस बीच मुझे लगता है कुछ सवाल आए हों, तो सीमा जी आप देख ले, समय हो चला है। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ रही। जी, अनीता जी का प्रश्न है, उन्होंने पूछा है, रंग भी तू रंगरेज भी तू, प्रेम पर काफी अच्छी और गुड़ बात आपने कही, आपके नजर में प्रेम और इश्क में क्या अंतर है? भाषा का अंतर है प्रेम हिंदी में किया जाता है, इसको उर्दू में किया जाता है। ये भाषा का ही अंतर है, कहने का लहजे का फर्क है ना। बाकी कोई ऐसा इस तरह का मुझे नहीं लगता है कि इश्क कह देने से और प्रेम कह देने से उनकी गहराई और उनकी संरचना में कोई फर्क पड़ता होगा। मैं तो इतना ही समझता हूँ कि कोई खास नहीं। जी, रश्मि जी एक हैंड रेज हुआ होगा। ये मुझे तो नहीं दिख रहा है सीमा। हैंड रेज अर्चना जी का हैंड रेज है। अर्चना जी प्लीज आप अनम्यूट करें। अर्चना जी हैं तो, लेकिन अनम्यूट करेंगी तब बात हो पाएगी ना। जी जी। Archana ji, can you unmute yourself, please? Yeah. Come. हेलो हेलो जी अर्चना जी। जी, मेरा सवाल था। हेलो जी जी, आप ही का सवाल था। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि इन्होंने प्यार और उसके लिए कहा रंग में रंग लेना, तो त्याग भी तो कहते हैं कि जो प्यार करते हैं वो त्याग करते हैं प्यार में। तो त्याग के लिए मतलब उनके क्या सोच है सर? जी जी, मतलब आप हाँ, त्याग के बारे में ना। जी सर। देखिए, एक बड़ी अच्छी बात है ना कि त्याग भारतीय या मनुष्य जीवन की बहुत मूल चेतना है। और आप इसीलिए देखे होंगे कि भारतीय सांस्कृतिक जो परंपरा है, इसमें त्याग को सबसे बड़ा मूल्य माना गया है ना। इसीलिए
क्योंकि आप देखेंगे ना कि एक कहा जाता है कि जो पुराने जमाने में आज भी जो लोग तीर्थों में जाते हैं, तो अंत में वहाँ का जो कोई भी पुरोहित पंडा होता है, वो कहता है कि आप इस तीर्थ में आए हैं, तो आप अपने पसंद की किसी एक चीज का त्याग कीजिए। तो लोग त्याग करते हैं। दरअसल त्याग एक बहुत बड़ा मूल्य है। ये त्याग की ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि अंततः यह जीवन भी हमको एक दिन त्यागना पड़ता है, छोड़ना ही पड़ता है। इसलिए त्याग बहुत बड़ा मूल्य है। और जो त्यागता नहीं है ना, अगर आप छोड़ने के मादा नहीं रखते, त्यागने का मादा नहीं रखते, तो आप कभी कुछ पा भी नहीं सकते। इसीलिए और यह त्याग नाराजगी में नहीं होगा, मजबूरी में नहीं होगा, ये त्याग के मूल में होता है प्रेम। इसलिए प्रेम और त्याग एक इन दोनों में एक बड़ा गहरा संबंध है। अगर आप मजबूरी में त्यागेंगे तो ये त्यागना नहीं हुआ। अगर प्रेम में त्यागते हैं तो जैसे होता है ना कि सब कुछ छोड़ देने के बाद, सब कुछ छोड़ देने के बाद ही सब कुछ मिलता भी है। सारे पकड़ लेने से, सबको पकड़ने से, सारे सब चीजों को ग्रहण कर लेने से कुछ भी हाथ नहीं आता। इसलिए त्याग एक बहुत बड़ा मूल्य है और इस मूल्य की जो संचालक शक्ति है वो हमें प्रेम से मिलता है। इसलिए दोनों में बड़ा गहरा संबंध है। जी अर्चना जी। अर्चना जी, आप जवाब सुन के संतुष्ट हुई होंगी? त्याग और प्रेम का फर्क पता चला? सीमा जी? जी, पूनम जी का हैंड रेज्ड हो रहा है, उनको अनम्यूट कर दे प्लीज। हेलो, आ रही है आपकी आवाज। आ गई आवाज। आशुतोष जी, मेरा एक अभी आवाज शायद नहीं आ रही इनकी। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आवाज आई? हाँ अभी आ जी, आपकी बातचीत में मैंने जो भी सुना उसमें आपने कहा कि आपकी कहानी में मजबूत स्त्रियों का कैरेक्टर होता है और लड़ती हुई स्त्रियां आपको अच्छी लगती हैं। तो जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ कि आपकी कहानियां, मैंने आपकी कहानी पढ़ी नहीं है, झूठ नहीं कहूँगी, तो जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ कि वुमेन ओरिएंटेड कहानियां आपकी ज्यादा होती हैं। तो आपका जो फोकस है वो महिलाएं हैं और उन्हीं के आसपास की ज्यादा आपकी कहानियां होती हैं, या मैंने कुछ खास वजह है वुमेन के आसपास की कहानियों को लेकर? मैंने कोई ऐसी चीज है आपके लाइफ में जिसको आप शायद बताना चाहते हैं, या आपके अंदर कोई ऐसी बात है जो आपको बार बार स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरफ ले जाती है कहानी? जी पूनम मैम, मैंने एक शुरू में भी थोड़ा बताया था। सबसे पहली बात है ना कि मैं अपनी माँ से, दादी से बहुत प्रभावित रहा और मैं आप लोग के सामने इतने महत्वपूर्ण मंच पर इतने प्रतिष्ठित बैनर के साथ मैं आपने हमको जोड़ा है, आप मुझसे बात कर पा रहे हैं। इसके पीछे का ये है कि अगर मेरी माँ नहीं होती तो मुझे ये भाषा नहीं मिलती, मैं इस लायक नहीं बन पाया होता। क्योंकि बहुत खराब, बहुत विषम परिस्थितियों के बीच में सिर्फ मेरी माँ ने ये चाहा था कि मैं किसी लायक बनूं, मैं पढ़ूं लिखूं, मैं अपनी बात कह सकूं। तो मैं आपसे एक एक शब्द जो आपसे मैं बोल रहा हूं ना, वो अगर वॉइस में क्वालिटी में बात करेंगे ना तो वो आवाज मेरी है, लेकिन उसके पीछे की शब्दावली, भाषा सब मेरी माँ का है। मेरी माँ ने ही मुझे चाहा था कि ऐसा बनूं, तो मैं ऐसा बन पाया हूं। इसलिए मैं इस पूरी कायनात में ईश्वर जैसी चीज पे तो उस तरह से हम कभी बात नहीं कर पाते, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई एक संचालक शक्ति है ना, वो स्त्री है। और इसीलिए मैं बार बार उन्हीं को आवाज देता हूँ, उन पे लिखता हूँ। तो इसलिए जो मैं जानता हूँ स्त्रियों की हमारे समाज में तमाम प्रगतिशीलता और पढ़ाई लिखाई और सशक्तिकरण के बावजूद उनके साथ कैसे हम पेश आते हैं। इसलिए मैं बार बार उस सीमा को भी जानता हूँ और उस ताकत को भी जानता हूँ। इसलिए मैं बार बार उनकी कहानी लिखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि जिस दिन मैं यह लाइन छोड़ दूंगा तो मैं कोई कहानी भी नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि मैं उससे जुड़ा हूँ। और मेरे दोस्त, मतलब जो पढ़ाई लिखाई के दौरान मेरी दोस्त बनी, मैं कई बार ऐसा सोच पाता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ उनसे प्रेम किया होता
तो शायद वो संबंध खत्म हो गया था जो प्रेम स्कूली लड़के लड़कियां करते हैं। मैंने बहुत जिंदगी में वो आदर दिया है, और शायद ये है कि 8वीं क्लास में भी जो लड़कियां मेरे साथ पढ़ी थीं, आज मेरी बहुत गहरी आत्मीय दोस्त हैं। तो मैंने इस चीज को सीखा था कि यदि आदर देना सीखेंगे महिला का, तो वो जो एक समझ में है कि स्त्री पुरुष के बीच का जो एक रिश्ता होता है, मैंने कभी इस रिश्ते पे उस तरह से बात ही नहीं की। मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर वो स्त्री है तो एक स्त्री बाद में है, मनुष्य के तौर पर, मनुष्य रूप में उसको आदर और गरिमा दी जाए। मैंने चीजें इस तरह से कहने की चीजें नहीं है, मैंने इसका बहुत सीधा सीधा अपने जीवन में देखा है, अपने स्टूडेंट्स के साथ देखा है, अपने सहपाठियों के साथ देखा है कि आप आदर अगर देते हैं ना, जैसे आप किसी स्त्री को, किसी लड़की की मदद करते हैं, किसी भी तरीके से संघर्ष कर रही हो, आर्थिक रूप से कैसे भी, अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप जो उस पर दया करके मदद करते हैं, ये उसके लिए बहुत खतरनाक होता है। मुझे लगता है कि केवल आदर देना सीख लिया जाए तो उसके भीतर की अपनी ताकत स्पॉन्टेनियस तौर पे वो विकसित होती है और स्त्री बड़ी हो जाती है। इसलिए मैं स्त्रियों के साथ, महिलाओं के साथ, मेरी 2 बेटियां हैं और मैं उनको पाकर इतना खुश रहता हूँ, जैसे लगता है कि शायद मुझे प्रकृति ने मुझे इसलिए बनाया है कि मैं इनकी कहानियां लिख सकूं, इनके साथ जिंदा रह सकूं, इनको बड़ा कर सकूं, इनकी बातें दूसरों तक पहुंचा सकूं। तो जैसे जब बेटियां मेरी हुई ना, तो मुझे लगा कि कुदरत ने मुझे फिक्स कर दिया है कि मुझे मेरे जीवन में दिया है। माँ मेरी थी, मेरी दादी मेरे साथ लंबे वक्त तक रही, मैं तो इसीलिए मैं लिखता हूँ कहानी। मेरे अलावा और सबसे बड़ी बात यह है, ठीक ठीक कहा जाए तो कहानी स्त्री ही है, उसी की कहानियां हैं और वही कहानी है। पुरुष तो उस कहानी का नरेटर हो सकता है, किरदार हो सकता है, कहानी सिर्फ स्त्री है। इसलिए मैं इस मर्म को समझ गया हूँ, मैं लिखता रहता हूँ। बहुत अच्छी बात कही। अभी एक सवाल मैं देख रही थी, देखने वाले का नाम देख के आप बता दें सीमा जी, पर सवाल है अभी। एक सवाल मुझे भी अच्छी लगी, जो है कि आपको कौन सी कहानियां मतलब कौन सी कहानी आपके दिल के बेहद करीब है? सीमा जी आगे आप पढ़ ले, सवाल को ले ले। जी, इनका तो नाम नहीं आ रहा है, इनके डिवाइस का नाम आ रहा है। कोई बात नहीं, आप सवाल रखें। क्वेश्चन है, मैं आशुतोष सर से जानना चाहता हूँ कि उनकी कौन सी कहानी उनके हृदय के बेहद करीब है और क्यों? अच्छा, मेरी ही कहानी? जी बिल्कुल, आपकी कहानी, आपकी कौन सी कहानी आपके हृदय के करीब है और क्यों करीब? ये तो बड़ा कठिन है कि अपनी ही कहानी में कोई हायरार्की तय करना, लेकिन ठीक है, फिर भी मुझे बहुत अच्छी लगती है कहानी। से पिता का नाच कहानी, दादी का कमरा और अगिन स्नान मुझे बहुत पसंद है। एक कहानियां, राम बौरन की आत्म कथा भी मुझे बहुत अच्छी लगती। मैंने जिन कहानियों में होता है ना कि कई बार लिखते समय आदमी बहुत बह जाता है, तो अगिन स्नान कहानी मुझे बहुत अच्छी है। यही ठैया नथिया हैरानी जो बेला फुआ का कैरेक्टर है, उसको भी मैंने बहुत दिल से लिखा है। और वो मुझे, आपको यकीन नहीं होगा कि बेला फुआ एक कोई नहीं है, 15-20 ऐसी लड़कियां मिलके मैंने बेला फुआ बनाया था। और आपको शायद यकीन नहीं होगा, बन जाने के बाद वो बेला फुआ कई बार सपने में आके अपनी कहानी मुझसे पूरा करवाती है ये कहानियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, अपनी कहानी। जी जी, एक सवाल आया है, समय है ना अभी आपके? पूछूं मैं? एक सवाल आया है श्रोता का। जी। प्रभात रंजन जी ने पूछा है, समाज प्रेम को गलत क्यों मानता है? ये प्रभात रंजन जी का प्रश्न है आपसे। अब प्रभात रंजन जी वर्धा यूनिवर्सिटी में मेरे अध्यापक भी रहे हैं तो उनके सवाल का जवाब मैं कितना दे पाऊंगा, लेकिन ये है कि प्रेम जो है वो प्रत्येक प्रकार के सीमा का अतिक्रमण करता है, यथास्थितिवाद का विरोध करता है। और एक चीज देखिए कि ये हमारी सत्ता संरचना ऐसी है कि जो कोई भी स्वर स्थापित सत्ता संरचना के मूल्यों के विरुद्ध खड़ा होता है तो उसको अपवादित बनाया जाएगा, उस पे लानतें भेजी जाएंगी। तो प्रेम हमारे सामाजिक संरचना के जितने भी स्थापित मूल्य हैं उन सबको वह मतलब काउंटर करता है, उनके विरुद्ध खड़ा होता है, एक नई दुनिया, मनुष्यों की दुनिया, निर्मल दुनिया रचने की कोशिश करता है। तो अब भला बताइए कि हर बार ये होता है कि जिससे आपको सत्ताओं को ना, जिससे डर लगता है,
उसको अपवादित कर देते हैं। तो समाज क्यों चाहेगा कि प्रेम बना रहे? क्योंकि यह प्रेम कई बार सामाजिक मान्यताओं, मूल्यों, व्यवस्थाओं के विरुद्ध खड़ा होता है। इसलिए लोग प्रेम को इतना खराब मानते हैं, और मजेदार बात यह है कि प्रेम करते भी हैं और करते हुए भी खराब मानते हैं। तो एक यह भी है, दरअसल वो प्रत्येक प्रकार की सत्ता संरचना और स्थापित परंपराओं, मान्यताओं, रूढ़ियों का काउंटर डिस्कोर्स खड़ा करता है, और काउंटर डिस्कोर्स खड़ा करने वाले को कोई पसंद करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। यही वो कारण हो सकता है। जी, एक छोटा सा प्रश्न है रानी सुमिता जी का, लेखन की किस विद्या में सबसे ज्यादा आपका मन लगता है? लेखन की रमता। किस विधा में? जी जी, लेखन की आशुतोष किस जी से- विधा में आपका सबसे ज्यादा मन लगता है? ये विधा की बात हो रही है, लेखन में। अच्छा। हाँ, विदा, हाँ। जाहिर सी बात है कि कहानियां लिखता हूँ, तो कहानियों में मेरा बहुत मन लगता है, और मैं इसमें, लेकिन मैं कविताएं बहुत पढ़ता हूँ। तो मैं कई बार खुद से भी मुझे आश्चर्य होता है कि मैं पढ़ता बहुत ज्यादा, मतलब कविताएं पढ़ता हूँ, लिखता कहानियां हूँ। और कोशिश भी मैंने कई बार की कि कवियों की जो उनकी अपनी जगह है कि मैं भी कविता लिखूं, लेकिन कविता को मैं बहुत मतलब रचनात्मकता का सबसे शिखर जो है, मैं वो कविता को मानता हूँ। इसलिए कविता पढ़ता हूँ, लेकिन लिखने की हिम्मत नहीं कर पाता। और मैं अपनी कहानियों में बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल मैं अपनी पढ़ी हुई कविताओं की प्रेरणा से कर लेता हूँ। तो दोनों चीजें, लेखन के तौर पे मुझे कहानी बहुत पसंद है, और पढ़ने के स्तर पे मुझे कविता विधा बहुत पसंद है। जी, समय का कुछ ऐसा है कि अभी समय की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं अभी क्वेश्चन खत्म करके धन्यवाद की तरफ बढ़ती हूँ। रश्मि जी। हाँ जी। प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास वुमेन और पटना और रांची की ओर से मैं आज के अतिथि श्री आशुतोष और रश्मि शर्मा जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी बातचीत ने इस शाम को यादगार बना दिया। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रोताओं के साथ अपने प्रायोजक श्री सीमेंट, मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण और नवरस स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के साथ ही एहसान वुमेन से जुड़े अपने सभी सहयोगियों के भी हम आभारी हैं। हमारे जो श्रोता आज के अतिथि श्री आशुतोष जी के पुस्तक चाहते हैं, वे अपना पोस्टल एड्रेस 2 दिनों के अंदर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद आशुतोष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत अच्छी बातें आपने बताई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं तो पहले काफी डर रहा था क्योंकि इस तरह से सवाल जवाब और इस प्रतिष्ठित मंच की ओर से, लेकिन एक तो मैंने कहा ना कि वो प्रभा खेतान जी के नाम से ये फाउंडेशन है, और इनको पढ़ के हम लोगों ने बहुत सारी वैचारिक ऊर्जा ग्रहण की है, रास्ता हम लोगों ने पाया है, एक बेहतर मनुष्यता का रास्ता पाया है। तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और अभी मैं पीजी के कुछ बच्चों को अन्या से अनन्या का एक हिस्सा ये ऑनलाइन ही मैं पढ़ा रहा था कुछ दिनों पिछले हफ्ते। तो कुछ चीजें बड़े सहयोग से जुड़ गई। हमारे यहाँ सिलेबस में भी है अन्या से अनन्या, जो विमेंस ऑटोबायोग्राफी वाला जो हिस्सा है। तो इस सबसे जुड़ के मुझे खूब अच्छा लगा। और मैं मतलब कोशिश तो मैंने की कि आपने जिस निमित्त यह सब किया, आयोजन किया, शायद मैं उसको ठीक से कर पाया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ, नहीं कर पाया तो क्षमा चाहूंगा कि आपका मकसद पूरा हुआ कि नहीं, ये तो आप जानेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि सब लोग बाद में प्रतिक्रिया मिलेगी हमें कि सत्र अच्छा रहा, है ना? जी तो अच्छा लगा मुझे भी। सीमा जी नमस्ते, रश्मि शर्मा जी जी बहुत नमस्कार। अच्छा लगा। नमस्ते, धन्यवाद आशुतोष जी। थैंक यू, धन्यवाद।